चैप्टर बच्चों हम लोगों ने कल स्टार्ट कर लिया था और एंजाइम के चैप्टर में हमने एंजाइम का बेसिक इंट्रोडक्शन और एंजाइम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर ली थी। तो अब हमें आज की क्लास से पहले जो चीजें जहन में होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या है, हमें पता होना चाहिए एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को फैक्टर, को एंजाइम, एपो एंजाइम, कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये जो सारी टर्म्स हैं, ये सब टर्म्स से हमें फेमिलियर होना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब है कि हमने वो लर्निंग हमारे पास मौजूद है जो पिछली क्लास में हमने की थी। अब आज हमने, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने बताया था कि मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ना है, और मोड ऑफ एक्शन जो है बेटा, वो हमने दो थ्योरीज के रेफरेंस से पढ़ना था, और मैंने दोनों का नाम भी आपको कल बता दिया था। ठीक है ना, दोनों का नाम भी आपको कल बताया था, और वहीं से आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। एक मॉडल जो आपके सिलेबस में हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है लॉक एंड की मॉडल, जो अगेन आप ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हैं, ये आपके लिए नया नहीं है। ओ लेवल्स में आपने इसकी डिस्कशन ऑलरेडी की हुई है। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस या मॉडल, और दूसरा जो मॉडल आपको नया पढ़ने का मौका मिल रहा है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है जी, ये दो मॉडल्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, और ये दोनों ही मॉडल्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंजाइम काम कैसे करता है। और इसमें सबसे अहम चीज है कि मॉडल इटसेल्फ तो आसान है, लेकिन इसमें जो आपस में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है ना, वो आपको अच्छे से समझने हैं, वो आपको पक्के ठक्के आने चाहिए। तो पहले हम वो मॉडल पढ़ लेते हैं जो आपने ऑलरेडी ओ लेवल में पढ़ा हुआ है, उसकी बात पहले कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से याद भी आ जाए। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या थी भाई, सबको याद है? लॉक एंड की हाइपोथेसिस को डायग्राम से थोड़ा सा एक करें तो इस हाइपोथेसिस में बड़ी सिंपल सी बात कही गई थी, लेकिन अब ए लेवल्स में आकर उस बात को बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन करना है। उसमें ये कहा गया था कि जो एंजाइम होता है उस पर एक पर्टिकुलर शेप की एक्टिव साइट होती है, एक पर्टिकुलर फिक्स शेप की एक्टिव साइट होती है, और जो सबस्ट्रेट होता है वो बिल्कुल इसी की कॉम्प्लीमेंट्री शेप का होता है। भाई यही था ना कि जो सबस्ट्रेट होता है वो इसी एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री शेप का होता है, यानी बिल्कुल इसमें फिट, जिस तरह एक ताला और एक चाबी है। एग्जांपल क्या थी कि भाई जिस तरह हर ताला हर चाबी से नहीं खुल सकता, इसी तरह हर एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो हर सबस्ट्रेट पर नहीं हो सकती, बल्कि जो सबस्ट्रेट उसके कॉम्प्लीमेंट्री शेप का होगा वो उसकी एक्टिव साइट में जाकर फिट इन करता है, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यही है, यही पढ़ा था भाई आपने लॉक की ना, लॉक एंड की हाइपोथेसिस की। तो वही अब दोबारा से कौन लिखेगा, चलो लॉक एंड की हाइपोथेसिस। तो डायग्राम में लॉक एंड की को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ओ लेवल्स में आपने लॉक एंड की पढ़ी थी, और उसमें वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर भी रिवाइज कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, कि जो एंजाइम होता है, जो एंजाइम होता था वो एक पर्टिकुलर शेप का होता था, और जो इसका सबस्ट्रेट होता है उसकी जो शेप होनी चाहिए वो बिल्कुल इस शेप के कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। हाँ या ना? हाँ। तो आपने जो कॉन्सेप्ट लॉक एंड की में पढ़ा था वो क्या था कि जिस तरह एक पर्टिकुलर की ही एक लॉक में फिट होती है और उसे अनलॉक करती है, बिल्कुल इसी तरह एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट और एंजाइम भी उसी स्पेसिफिक तरह से काम करते हैं कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जिसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू एक्टिव साइट, शिफा, एक ऐसा सबस्ट्रेट जिसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम होती है, सिर्फ यही सबस्ट्रेट है जो एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट इन करता है, और फिट इन करके क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लेटर ऑन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लॉक एंड की में क्या कहा गया बेटा कि एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट वर्क इन लॉक एंड की फैशन। एंजाइम और उसका सबस्ट्रेट किस तरह से काम करते हैं, लॉक और की के फैशन में काम करते हैं। जिस तरह से एक पर्टिकुलर की ही अपने लॉक को अनलॉक कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह से एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट
जिसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री टू एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम हो, वही सबस्ट्रेट फिट इन हो सकता है एक्टिव साइट में और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है, जो कि फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एम आई क्लियर नेहा? यस सर। बात समझ में आती है, कोई कंफ्यूजन हो रही है? नहीं सर, समझ आ गई। इसको लिख लेते हैं जल्दी और फिर आगे चलते हैं। एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट work in lock and key fashion where enzyme behave as lock and substrate as its key. As only specific key can unlock its lock, in the same way specific substrate whose shape is complementary to the active site of its enzyme can fit in and form enzyme substrate complex, which can then be converted into product. This model indicates high specificity of enzyme for its सबस्ट्रेट। कुछ समझ में आता है या क्या जो लिखा है या ऊपर से बाउंसर जाता है? जी नेहा, एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? Yes, it's clear. I just don't understand the part where you said as only specific. As only the specific key can unlock its lock ना, जिस तरह Okay. एक स्पेसिफिक की ही अपने लॉक को अनलॉक कर सकती है, उसी तरह से एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही अपने एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट इन हो सकता है और उसे अनलॉक कर सकता है। और अनलॉक करने से मुराद है कि उसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है। ठीक है? Okay, understood. तो यहां पर दो तीन बात समझने की। पहली चीज कि ये बता रहा है कि एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ काम नहीं करेगा, बल्कि स्पेसिफिसिटी का आइडिया है या नहीं है इसमें? स्पेसिफिसिटी का आइडिया है नेहा इसमें? जी सर। दूसरा कि यहां पर यह भी बताया गया है कि एक्टिव साइट की एक फिक्स शेप होती है और जो सबस्ट्रेट होता है उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है। यस और नो? यस सर। तो ये आइडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूं कि जब दूसरा मॉडल हम पढ़ेंगे तो देन यू हैव टू जो है ना फाइंड आउट के दोनों में क्या सिमिलैरिटी है दोनों एक्सप्लेनेशंस में और दोनों में डिफरेंस कहां पर आया है। तो यहां पर ये कहा गया है कि एंजाइम, या डायग्राम में भी शो कर देते हैं, एंजाइम पर अल्लाह भला करे पहले से एक्टिव साइट मौजूद होती है। एंजाइम पर पहले से एक्टिव साइट मौजूद होती है और जो सबस्ट्रेट होता है वो इसका बिल्कुल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना? यही बात बताई गई है।
एंजाइम पर पहले से एक्टिव साइट मौजूद होती है फिक्स शेप की, और जो सबस्ट्रेट होता है वो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री शेप का होता है, जो जाकर वहां फिट इन हो जाता है और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड देन वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एनी क्वेश्चंस, एनी कंफ्यूजन? नो सर। चल, गुड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मॉडल की तरफ। नोट डाउन कर लिया है? जी सर, कर लिया। चलिए अब चलते हैं उस मॉडल की तरफ जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, विच इज इंड्यूस फिट मॉडल। बेटा इंड्यूस फिट मॉडल जो है ना, इसी का इंप्रूव वर्जन है और मोर एक्सेप्टेबल वर्जन है, जो कि लॉक एंड की में बताया गया। देखो इंड्यूस फिट मॉडल को मैं डायग्राम समझाऊंगा तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी, तो डायग्राम पे तवज्जो देते हैं। इंड्यूस फिट मॉडल में देखो ये कहा गया कि लेट्स इमेजिन ये एंजाइम, ये एंजाइम, लेट्स इमेजिन दिस इज एन एंजाइम मॉलिक्यूल, ठीक है। इस एंजाइम मॉलिक्यूल में इस वक्त कोई पर्टिकुलर एक्टिव साइट हमें बनी हुई नजर, बोलो बेटा, नहीं आ रही, ठीक है ना भाई? बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, फायजा भी आ चुकी है क्लास में। जी फायजा, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अब मान लें कि ये सबस्ट्रेट है, तो अब इस मॉडल में ये कहा गया है कि भाई एंजाइम पर पहले से कोई बाकायदा एक्टिव साइट नहीं बनी होती। अब ये ऐसा ही है, इसको समझना बड़ा आसान है। अच्छा, ये एक मिनट, राहिला शकील हमें ज्वाइन कर रही है, एक मिनट रुकिए जरा। उससे रिलेट तो कर पा रहे हो? ट्रेजर हंट वाली मूवी में ये चीज देखिए कि एक सीक्रेट डोर होता है, वहां पर आकर कोई टच कर ले, वहां फिंगरप्रिंट लगा दे, वहां पांव लगा दे तो वो खुल जाता है। बिल्कुल इसी तरह इंड्यूस फिट मॉडल को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इंड्यूस फिट मॉडल में भी यही कहा गया कि जो एक्चुअल सबस्ट्रेट होता है ना, असल सबस्ट्रेट जो होता है, वो जानता है कि एंजाइम पर कहां अटैच होना है, तो वो आता है और आकर वो यहां पर मान लो कि अटैच हो गया, आया और आकर मान लो कि इस जगह पर अटैच हो गया। उसे पहले से मालूम था क्योंकि ये एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ऐसे मालूम है। अब जब ये यहां पर अटैच होता है ना, तो इसकी अटैचमेंट के बाद, लिसन वेरी केयरफुली, इसकी अटैचमेंट के बाद एंजाइम की शेप में, एंजाइम की शेप में चेंज आना शुरू होता है और एंजाइम फिर उस सबस्ट्रेट के लिहाज से अपनी एक्टिव साइट को बना लेता है। और जब वो एक्टिव साइट बन जाती है तो अब सबस्ट्रेट उसमें कंप्लीटली एम्बेड हो जाता है और उसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है और अब ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है। दोबारा सुनना, क्या कहा मैंने? दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा? इस मॉडल में ये कहा गया है कि भाई एंजाइम पर पहले से कोई कॉम्प्लीमेंट्री शेप या फिक्स शेप नहीं बनी होती, बल्कि सबस्ट्रेट आता है, आने के बाद उस पर लगता है, अटैच होता है सही जगह पर, और उस सही जगह पर अटैच होने की वजह से फिर एंजाइम में वो इंड्यूस करता है चेंज ऑफ शेप, और फिर एंजाइम अपनी शेप को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू दैट सबस्ट्रेट, इस तरह कि वो सबस्ट्रेट कंप्लीटली फिट इन हो जाए, एक्टिव साइट कंप्लीटली फॉर्म हो जाए और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि फिर किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इस मॉडल के अंदर क्या ऐसा है जो अलग नजर आ रहा है आपको पिछले वाले मॉडल से? पिछले वाले मॉडल में हमने क्या देखा था कि लॉक एंड की में कहा गया कि एंजाइम मौजूद है, उस पर एक्टिव साइट भी पहले से एक फिक्स शेप की मौजूद है और जो सबस्ट्रेट आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट शेप होगा, वो आकर वहां फिट इन हो जाएगा। जबकि इस मॉडल में ऐसी बात नहीं की गई, बल्कि इसमें यह कहा गया कि पहले से कोई पर्टिकुलर शेप मौजूद नहीं होती, बल्कि जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है वो आता है और उसे मालूम है कि कहां अटैच होना है, वहां पर वो आके अटैच होता है और फिर उस ओरिजिनल सबस्ट्रेट की मौजूदगी में एंजाइम के अंदर मॉडिफिकेशन ऑफ शेप आता है और एक्टिव साइट प्रॉपरली फॉर्म होती है, जिसमें सबस्ट्रेट फिर कंप्लीटली एम्बेड हो जाता है और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस नाम पर गौर करें, इंड्यूस फिट मॉडल। क्या मतलब हुआ
ये इंड्यूस फिट का मतलब कि सबस्ट्रेट यहां अटैच होता है और उसके बाद एंजाइम में चेंज ऑफ शेप को वो इंड्यूस करता है और फिर फिट हो जाता है और फिर प्रोडक्ट को फॉर्म कराता है। एंड दिस मॉडल इज केमिकली मोर एक्सेप्टेबल, क्योंकि केमिकली ये मानना कि पहले से एक जगह बनी हुई थी जरा मुश्किल है, लेकिन केमिकली ये मानना कि एक सबस्ट्रेट आकर वहां अटैच हो, वहां बॉन्डिंग करे, उससे शेप में चेंज आए, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए इस मॉडल को ज्यादा तकवीयत हासिल है। ऑल्दो कि जो लॉक एंड की है, क्योंकि वो बहुत सिंपल मॉडल है, तो उसे भी आज तक हम बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है, जिससे उनको आइडिया मिलता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट हाईली स्पेसिफिक नेचर में काम करते हैं। एम आई क्लियर? क्या इंड्यूस फिट मॉडल समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. जी फाइजा, Sir, और इसका क्या? लिखवा देंगे? हाँ मैं लिखवा रहा हूँ, शिफा को कुछ पल्ले कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। जी, दोनों मॉडल्स को लिख लेने के बाद अब मुझे इनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंस पर अगर आपका कमेंट मिल जाए तो मजा आ जाए। जी, दोनों मॉडल्स को लिख लेने के बाद अब अगर इनके आपस में सिमिलैरिटी या डिफरेंस पर आपका कमेंट हो जाए तो मजा आ जाए। जी, कौन करेगा? जी नेहा, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों आइडियाज में सिमिलैरिटी क्या है? They both make enzyme substrate complex. दोनों में बेटा जो आइडिया कॉमन है बच्चों को सबने सुनना है, वो है स्पेसिफिसिटी का, कि दोनों ही मॉडल से हमें ये बताया जा रहा है कि एंजाइम और उसका जो सबस्ट्रेट होता है, इसमें बहुत सारे A2 के सवाल भी हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में। मुआज तो सर जो मैंने बोला वो ठीक नहीं है? क्या कह रहे हो? जो मैंने बोला कि दोनों में एंजाइम सबसेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। हाँ जी, दोनों में बिल्कुल है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना दोनों में लिखा गया है। दोनों ही स्पेसिफिसिटी का आइडिया एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों ही बता रहे हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है एक दूसरे के लिहाज से स्पेसिफिक होते हैं। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि लॉक एंड की में एंजाइम की शेप चेंज होने का कोई जिक्र नहीं है। लॉक एंड की के अंदर पहले से एक्टिव साइट की मौजूदगी की बात हो रही है। लॉक एंड की के अंदर सबस्ट्रेट एंजाइम की शेप को चेंज कर सकता है, इसका कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह जो इंड्यूस फिट मॉडल है, वहां पर हम कह रहे हैं कि पहले से एक प्री फॉर्म्ड एक्टिव साइट का जिक्र नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स का जिक्र नहीं है, और एक केमिकल और स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ शेप का जिक्र है। यस और नो? कहां गया? अभी क्या कर रहे थे? बात समझ में आती है बेटा? क्या ये है या नहीं ये बात? जी सर, समझ आ गई। जी फायदा, बेटा बात समझ में आ गई? फायजा, शिफा? जी सर। जी सर, मैंने आपने नोन पे भी पढ़ा था ना, तो मेरा तो रिवीजन हो रहा ही है। अच्छा, तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आप फिर ये रिव्यू दे दें मुझे। जी सर। जी शिफा, आपसे ही तो पढ़ा था सर। अच्छा फायजा बोल रही, मैं समझा शिफा बोल रही है। फायजा तो पुरानी पापी है। जी शिफा, शिफा आतिफ, आपको ये बात समझ में आई है? क्योंकि आप पहले ड्रॉप भी हो गए थे। तो दोनों का बेटा सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में स्पेसिफिसिटी है, दोनों में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक में कहा गया कि पहले से एक्टिव साइट फॉर्म होती है, कहा गया कि कॉम्प्लीमेंट्री शेप्स होती हैं, कहा गया कि सबस्ट्रेट आके फिट इन हो जाता है, जबकि दूसरे में कहा गया कि पहले से प्री फॉर्म्ड एक्टिव साइट नहीं होती। सबस्ट्रेट का कॉम्प्लीमेंट्री होना जरूरी नहीं है, बल्कि सबस्ट्रेट आता है, अटैच होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, और फिर एक केमिकल बॉन्ड्स के जरिए एक बाकायदा शेप चेंज लाता है और अपने हिसाब से एक्टिव साइट फॉर्म कराता है, और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर रिएक्शन कैटलाइज होता है। ठीक है शिफा आतिफ? शिफा, आपको यहां रेफर किसने किया हुआ है मेरे पास? नून पे आपकी मैंने एक देखी थी क्लास, वहां से। उसके बाद आपके देखने के बाद ही नून पे मैं अवेलेबल ही ना है? पता नहीं, मुझे बस आपका नंबर मिला था वहां से, तो आई कांटेक्टेड यू फ्रॉम देयर। हाँ बस। अच्छा, चलो चलो, गुड गुड।
अच्छा भाई, ये समझ में आ गया, दोनों का कंपैरिजन क्लियर है। अपने पास चाहो तो नोट कर लो, नहीं चाहो तो चाहो या ना चाहो साइड में लिख लो कि दोनों में सिमिलैरिटी के 2 पॉइंट्स हैं, एक स्पेसिफिसिटी और एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन। दो डिफरेंसेस के भी 2 पॉइंट्स हैं, एक है प्री फॉर्म्ड एक्टिव साइट का होना और ना होना, और एक है एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंज आना, यानी एंजाइम की शेप में चेंज आना ना आना, और तीसरा पॉइंट है कि सबस्ट्रेट का कॉम्प्लीमेंट्री शेप होना या ना होना। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं इनको, और 2 ऐसे हैं जो सिमिलैरिटीज हैं। प्लीज अपने पास कहीं नोट कर लो, वरना बाद में एग्जामिनर जब पूछेगा तो आप कंफ्यूजन की वजह से गलत जवाब भी दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? नो सर। चलो गुड हो गया, ओके जी, ओके जी। अब जनाब मोड ऑफ एक्शन भी खत्म हो गया, तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। और ये बहुत ही मेजर डिस्कशन है इस चैप्टर की, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है भाई, क्या पढ़ने जा रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, के वो फैक्टर्स जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकते हैं, कौन से हैं और कैसे इफेक्ट करेंगे, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा जो जो फैक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं उनमें है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, और इन सारे फैक्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी तुम्हारे सिलेबस में शामिल हैं, तो तुम कॉलेज में अगर जाते हो तो वहां करोगे, नहीं तो किसी कोचिंग में जाके करना पड़ेगा। पहला फैक्टर है बेटा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा फैक्टर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, चौथा फैक्टर है पीएच, और पांचवा फैक्टर है इनहिबिटर्स। तो हमारे चैप्टर में अब जो आगे की डिस्कशन है वो यहां से शुरू हो रही है। एंजाइम फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं। तो अब इसमें जो पहला फैक्टर है वहीं से शुरू कर रहे हैं बेटा, और पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। नेहा, आपको मेरी बात समझ तो नहीं आ रही ना बेटा बिल्कुल भी? सारी आ रही है A to Z। क्या बात। और शिफा, आप आतिफ आतिफ साहिबा आतिफ साहब की साहिबजादी, आपको कुछ समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? नहीं, सब समझ में आ रहा है। क्या बात। एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट है भाई, जरा समझिएगा। इसको डायग्राम समझते जाएंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास ये एक एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट्स है, ठीक है। अब जाहिर है कि अगर एंजाइम का नंबर कम है, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये सबस्ट्रेट जाके यहां लगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, फिर ये पूरा कैटेलाइज होगा, जब कैटेलाइज होकर सारा प्रोडक्ट बन जाएगा, फिर दूसरा सबस्ट्रेट जाके लगेगा, फिर तीसरा सबस्ट्रेट जाके लगेगा, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। लेकिन अगर इसी जगह पर मैं नंबर ऑफ एंजाइम बढ़ा दूं, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, यानी एंजाइम मजीद ऐड कर दूं, तो क्या ख्याल है मजीद एंजाइम ऐड करने से क्या होगा? बड़ा सिंपल है कि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स जो सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। या बेटा एक्सप्लेनेशन सही होनी चाहिए। क्या जब मैं एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो सबस्ट्रेट के लिए पहले जो अवेलेबल नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स थी वो कम थी, और जब मैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा, प्रोवाइडेड के सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी है, सबस्ट्रेट मौजूद है, ये नहीं कि सबस्ट्रेट है ही नहीं, मैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल है और मैं एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं, तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा? नंबर ऑफ एक्टिव साइट जो है वो मोर एंड मोर अवेलेबल होंगी, और जब ज्यादा से ज्यादा एक्टिव साइट्स अवेलेबल होंगी तो उस पर ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट अटैच हो पाएगा, और जब ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट अटैच हो पाएगा तो ज्यादा से ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। यस और नो? यस। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हुआ, बात समझे नहीं समझे? रिलेशन क्या हुआ कि जो है रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम जो एक्टिविटी है, एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो? और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, वो भी लिख लेते हैं। इफ सबस्ट्रेट इज अवेलेबल, भाई सबस्ट्रेट तो होना चाहिए ना, देन इंक्रीजिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है तुम लोगों सबको? नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, एक्सप्लेनेशन 2 नंबर की आती है बेटा, सही होनी चाहिए, ऊन पटाक मंजन नहीं बेचना होता। अवेलेबल, नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स अवेलेबल फॉर सबस्ट्रेट which increases number of enzyme substrate complex formed, therefore enzyme activity increase। कोई सवाल? नहीं। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर है फाइजा और शिफा और नेहा? जी ठीक हो जी गया। सर। अब इसका ग्राफ भी देख लें जल्दी से, ग्राफ भी बनाने के लिए आ जाता है बेटा, ग्राफ जल्दी से देख लेते हैं इसका। वालेकुम अस्सलाम शाइमान जानी, क्या हाल है? खैरियत से हो, ठीक ठाक हो, जिंदा हो? अभी तक जिंदा हो? बुराई की उम्र लंबी होती है। क्या हुआ तुम्हारा, क्रिकेट कहां तक पहुंचा? सिंध हो गया, अब क्या होगा, पंजाब होगा? अब वही पीएसएल में आओगे और शॉर्टकट से वहां से? वो खैर, कहाँ जा रहे हो? चलो जब तुम सुपरस्टार बन जाओगे और बाबर आजम की तरह अवार्ड शवार्ड ले रहे होगे, फिर मैं अपनी बेगम को और बच्चों को बोलूंगा, देखो ये किसी जमाने में हमारे पास पढ़ता था, इतना नालायक था इसको। हाँ जी, जुलाई में एसी शुरू में तो करा था, अब लग रहा नहीं कर रहा। शुरू में जब मैं आया तो उस वक्त तो ठीक ठाक चल था कमरा, लेकिन अब मर गया एसी। उसको छतर लगाए, लेतर लगाए उसको, बेगैरत को। बोले भाई काम भी तुम्हारा, तुम तो काम पे क्यों नहीं आते? हाँ बेटा, ग्राफ देखिए बेटा, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी का। तो क्या नजर आया बेटा, क्या नजर आया ग्राफ में हम लोगों को? क्या ट्रेंड देखेंगे कि जैसे जैसे हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे थे, एंजाइम एक्टिविटी, बोलो बेटा, हेलो, वैसी वैसी बढ़ती जाएगी, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और एक एक वक्त आएगा कि जब सबस्ट्रेट सारा का सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यस और नो? तो क्या होगा बेटा, ट्रेंड ऐसे इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, और आगे जाके फिर ये लाइन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट क्यों हो रही है? जहां से कांस्टेंट हो रही है इसका मतलब है वहां पर सबस्ट्रेट क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ या ना? इसको हम कहते हैं लिमिटेशन पॉइंट है ये, लिमिटेशन पॉइंट। आपके क्या हाल है? सॉरी, वाई एक्सिस में क्या है इसमें? एंजाइम एक्टिविटी। ओके, तो बेटा ये लिमिटेशन पॉइंट कहलाएगा कि लिमिटेशन पॉइंट क्या है, सबस्ट्रेट यहां पर क्या हो गया है, खत्म हो गई। सबस्ट्रेट इज नो मोर प्रेजेंट। तो जितना सबस्ट्रेट अवेलेबल था, जब तक सबस्ट्रेट अवेलेबल रहेगा और आप एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। और रीजन आपको बड़ा सिंपल और लफ्जों में और सही बताना है। रीजन क्या है कि जब एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट जो अवेलेबल होंगी वो ज्यादा होंगी, जिसकी वजह से ज्यादा सबस्ट्रेट अटैच होगा, ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस वजह से एंजाइम एक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक हो गया? क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी का डिपेंडेंस मैं बार बार कल से बताता आ रहा हूं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का वर्ड लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। एनी क्वेश्चंस? शिफातीफ और शिफातीफ, सर ये मतलब यहाँ पर जो लिमिटेशन पॉइंट है ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि नाउ वी हैव अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, राइट? तो नीचे जाना नहीं, चाहिए। सबस्ट्रेट खत्म हो गया ना बेटा, सबस्ट्रेट खत्म हो गया। जब सबस्ट्रेट खत्म हो गया तो जो एंजाइम एक्टिविटी आपने अचीव कर ली कॉन्सेंट्रेशन पे, वही मैक्सिमम थी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, नीचे भी नहीं जाएगी।
देखिए एज अ कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर आप बनाएंगे तो रिएक्शन में तो नीचे चली जाएगी, बट डेफिनेटली यहां पर हम ग्राफ में दिखा रही है। अल्टीमेटली ये ग्राफ जो है, क्योंकि आप अगर कोर्स ऑफ रिएक्शन में बनाएंगे तो अल्टीमेटली ये ग्राफ पे नीचे चला जाएगा यूं करके, लेकिन वहां तक हम बनाते नहीं। हम बस दिखा रहे हैं कि फर्दर नहीं बढ़ रही, और फर्दर क्यों नहीं बढ़ रही वो समझा दिया कि भाई जब सबस्ट्रेट ही खत्म हो जाएगा तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। मान लो कि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाते जा रहा हूं तो जब सबस्ट्रेट ही नहीं रहा तो एंजाइम एक्टिविटी जो थी बस उतनी ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। ओके ओके, चल नेक्स्ट, नोट डाउन कर लिया तुम लोगों ने पहला फैक्टर? जी सर। अब आ जाए दूसरा फैक्टर जो है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। आप बाहर से आए, कूलिंग लग रही है आपको कमरे में? कम लग रही? 16 पे चल रहा है एसी। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बेटा ये फैक्टर बहुत कमाल का है, ध्यान समझना है, और अगेन इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे। आर यू गाइज विद मी? भाई आवाजें कम आ रही हैं मुझे। जी सर। चलो अब मान लो कि यहां पर एंजाइम हमारे पास यही है, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां नहीं बढ़ानी है, यहां पर हम दूसरे फैक्टर की तरफ जाएंगे विच इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो अब इसको कैसे इमेजिन कर लो, इसको ऐसे इमेजिन कर लो कि हमारे पास ये एंजाइम का मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास अल्लाह भला करे सबस्ट्रेट है। अब ये सबस्ट्रेट जाकर यहां अटैच हो गया, ठीक है जी, यहां जाके अटैच हो गया। लेकिन क्या है, जब सबस्ट्रेट यहां अटैच भी हो गया तो अभी एक्टिव साइट पूरी की पूरी नहीं भरी, बल्कि एक्टिव साइट पे अभी भी जगह खाली है। तो अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता जाऊं, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या करूं, बढ़ाता जाऊं, जब तक कि एक्टिव साइट अवेलेबल है तो ये सबस्ट्रेट भी जाके यहां अटैच हो जाएगा, वो सबस्ट्रेट भी जाके यहां अटैच हो जाएगा। जब तक मैं अब सबस्ट्रेट यानी जब तक एक्टिव साइट पे जगह खाली है, एंजाइम उतनी है, एक्टिव साइट जब तक अवेलेबल है और मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहा हूं तो वो सबस्ट्रेट जाता जाएगा, एक्टिव साइट पर अटैच होता जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा और वो तेजी के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। हाँ, जब एक्टिव साइट कंप्लीटली भर गई है, अब अगर मैं मजीद सबस्ट्रेट डाल रहा हूं तो क्या उसके अटैच होने की जगह है? बोलो भाई। नहीं है। अगर एक्टिव साइट जैसे बढ़ते 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 कंप्लीटली भर गई, अब अगर मैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फर्दर बढ़ा रहा हूं तो क्या वो सबस्ट्रेट मजीद एक्टिव साइट पे जाके लग सकता है? बिकॉज एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन तो हम चेंज नहीं कर रहे, तो देयर विल बी नो फर्दर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट। इसलिए फिर जब आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन फर्दर बढ़ाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, वो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, उससे ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। यस और नो? यस। तो बेटा क्या फैक्टर हुआ, बात समझे नहीं समझे? कि एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एक्सप्लेनेशन क्या बनेगी? व्हेन एक्टिव साइट इज अवेलेबल, ठीक है ना बेटा, देन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन will cause more substrate to attach to active site. More enzyme substrate complex is formed and more enzyme activity is observed. नेक्स्ट क्या लिखने? बट when active site is saturated, there will be no further increase. शिफा ये बात समझ में आ रही है ना बेटा आपको? जी सर। in enzyme activity as substrate cannot attach to active site. This point is called saturation point. क्या कहलाता है भाई? एक्टिव साइट सैचुरेट हो गई है ना, एंड
shows maximum एंजाइम एक्टिविटी। क्या कहा बेटा हमने? ग्राफ में भी दिखा देते हैं, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी वैसे भी, लेकिन ग्राफ में भी दिखाएंगे तो और समझ में आ जाएगा। अगेन हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें किसके दरमियान, एंजाइम सॉरी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी के दौरान, तो हम क्या देखेंगे, जब तक एक्टिव साइट अवेलेबल है तो हम एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, तो सॉरी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, ग्रेजुअली क्या होगा बेटा शिफा नेहा, के एंजाइम एक्टिविटी फिर will फर्दर reach- नहीं बढ़ेगी बावजूद इसके कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यानी ये वाला पॉइंट जहां से ये सेम हो गई, इसका मतलब लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट एंड देन एंड शोज मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी। अच्छा ये वाली बात, ग्राफ वाली बात समझना बेटा, ठीक है, ग्राफ वाली बात समझना, क्लियर है? सलाम कौन? हमजा बात कर रहा हूँ सर। अच्छा हमजा, अरे सर हमजा बोले ना सर, अच्छा नहीं हमजा, हमजा रात को मुलाकात अच्छा अच्छा जी 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 जी, अच्छा बोला हमजा, जी जी बोले बोले हमजा। मुझे वो बकरे वगैरह किधर है, मैं फिर बाबा को लेकर आ रहा हूँ। यार बेहतर है कि तुम अभी आओगे, अभी तो मैं खुद डिफेंस में मौजूद हूँ, रात में आ जाओ। मैं अभी जो क्या नाम है कारों से साथ में मैं हूँ कराची के ना, तो 1-1.5 घंटे में पहुंचूंगा मैं। नहीं मेरी क्लास में एंड होगी बेटा 9 बजे तक ना, और इत्तेफाक से जो मेरे दूसरे पार्टनर है ना, वो भी आज जो है वो बड़े जानवरों के लिए गए हुए हैं, तो वहां अवेलेबल, मतलब आप देख तो सकते हो, देख लो, देख के पसंद कर लो, तस्वीरें ले लेना, और मैं लोकेशन भेज देता हूँ, और फिर इंशाल्लाह जब जैसा भी होगा आप बता दो, मैं मुझे बता देना, फिर मैं मैं देख लेता हूँ सर, फिर आपको बता दूंगा, आप मुझे लोकेशन सेंड कर देना। ठीक है मैं भेजता हूँ, ठीक है बेटा, ओके। ओ भाई लोकेशन भेज दें इसको, एक मिनट बच्चों होल्ड करना थोड़ा सा प्लीज, सॉरी। बेटा ये सैचुरेशन पॉइंट वाला लॉजिक समझ में आया है? जी सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि एक्टिव साइट, वो जो पॉइंट है एक्टिव साइट, सैचुरेशन पॉइंट अगेन। एक मिनट दोबारा, पहले क्वेश्चन पूछ लो, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा? कि व्हेन यू सेड कि एक्टिव साइट जो है कंप्लीटली सैचुरेटेड होती है, डज दैट मीन कि एंजाइम डीनेचर हो गया? नहीं इसका नहीं नहीं नहीं, वो तो एंजाइम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहा है भाई। एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट अटैच होता है तो एंजाइम काम शुरू कर देता है ना, तो अब जब एक्टिव साइट फुली सैचुरेट हो जाती है तो इसका मतलब है कि एंजाइम जो है वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहा है। दैट इज व्हाई हमने लास्ट पॉइंट लिखा है कि जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, इसका मतलब है एंजाइम की यही मैक्सिमम कैपेसिटी थी जिस पर वो काम कर रहा होता है। अच्छा, तो डीनेचर नहीं हुआ एंजाइम? नहीं नहीं, डीनेचर क्यों हो जाएगा भाई, वो तो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी, जैसे गाड़ी के इंजन को आप जब एक्सेलरेट करते हैं तो करते करते एक मैक्सिमम पॉइंट आता है ना, उसके बाद आप जितनी भी जान मारने गाड़ी फर्दर स्पीड नहीं बढ़ाती, ओके ओके, उसका इंजन अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे काम कर रहा होता है। क्या सुनो, यप ये भी वही वाली चीज है जी बेटा। सैचुरेशन पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो भी सवाल जिसने पूछा था बेटा, मैंने ये बताया बेटा कि जब आप सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हो, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर पढ़े ना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है या नहीं, पहले तो ये फैसला कर लो। तो उसका रीजन आपके दिमाग में फौरन से आना चाहिए कि भाई एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, क्योंकि जब आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो जो है ना वो, अगर एक्टिव साइट अवेलेबल होती है तो एंजाइम जो है वो जाकर एक्टिव साइट पर अटैच हो जाता है, यस और नो? यस। और जब वो एक्टिव साइट पर अटैच होता चला जाएगा तो क्या होगा बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता चला जाएगा तो मोर और मोर एंजाइम एक्टिविटी होती चली जाएगी। लेकिन क्या होगा कि जब आपने वो अटैच करते 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 पूरी एक्टिव साइट भर दी, पूरी की पूरी एक्टिव साइट क्या की, भर गई, फिल हो गई, तो अब जाहिर है अब अगर आप जो है फर्दर सबस्ट्रेट इंक्रीज भी कर रहे हैं तो अभी पुराने वाला सबस्ट्रेट नहीं, सारी एक्टिव साइट घेरी हुई है, तो जगह ही नहीं है एक्टिव यानी सबस्ट्रेट के अटैच होने के लिए। क्या ख्याल है? और जब जगह ही नहीं है तो फर्दर सबस्ट्रेट अगर आप बढ़ा भी रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? जी सर, अंडरस्टूड। अभी क्लियर है सबको या नहीं? क्लियर है।
ठीक है, तो ये पॉइंट जो है बेटा सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है, सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है ये पॉइंट। और ये शो कर रहा है कि एक्टिव साइड क्या हो गई है, देखो ग्राफ में सारा पता होना चाहिए, एक्टिव साइड इज कंप्लीटली Saturated. यानी अब खुद सोचो ना कि एक्टिव साइड जब कंप्लीटली भर चुकी है, अब मैं फर्दर सबस्ट्रेट अगर बढ़ाऊंगी तो जाके लगेगा कहां, वो लगने की जगह ही नहीं है उसके। ठीक है बेटा, Hmm. चलो गुड हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर फैक्टर में, पक्का नहीं जी? शिफा, जी सर, नहीं 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 है कोई confusion. वालेकुम सलाम बेटा। हाँ नासिर भाई मिले थे, मैंने कहा भाई कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं। तो वो बकरे हम आपको ही देने हैं, लेकिन वो जो कल मैं बच्चा था ना, मैंने जिसका जिक्र किया था, हमजा, वो अगर वो अभी अपने वालिद साहब के साथ जो है ना वो आ रहा है फार्म पे, तो मेरे ख्याल में ये पसंद कर लेंगे और यही ले जाएंगे। तो अगर ये ले जा रहे हो तो बिस्मिल्लाह कर दीजिएगा, कोई बयाना नहीं हुआ, या जो भी नसीब है। ठीक है, तो ये आ रहे हैं। मैंने कहा अगर कोई नहीं भी होगा तो आप बकरे देख लें, पसंद कर लें, और मैं इंशाल्लाह फिर आपको बता दूंगा, पहुंचा के हम दे देंगे आप। अच्छा भाई बेटा, यहां तक कोई सवाल उम्मीदें नहीं है, तो हमें दो फैक्टर समझ में आ गए, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कैसे होता है और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कैसे होता है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। दोनों में जाकर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, वहां पर क्या था, सबस्ट्रेट खत्म हो गया तो एंजाइम एक्टिविटी फर्दर नहीं बढ़ेगी, और यहां पर क्या हुआ कि जब सबस्ट्रेट ने सारी एक्टिव साइट्स को भर दिया तो फर्दर सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव साइट अवेलेबल ही नहीं है। आगे जा रहा हूं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं, नेक्स्ट चलें आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नेहा, आवाज आ रही है मेरी? No, हेलो, जी आ रही है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चल रहे हैं बेटा, एंड नेक्स्ट फैक्टर आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर का तो काफी अच्छे से हमें मालूम है कि एंजाइम्स आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज। क्यों, जरा समझिएगा कि एंजाइम्स जो होते हैं ना, मैंने कल बताया था कि बायोकेमिकली किस चीज से बने होते हैं, जी बेटे? बायोकेमिकली एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनियस होते हैं, वेरी गुड। तो बायोकेमिकली एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं। और प्रोटीनियस होने का मतलब है कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल बॉन्ड्स पर, मल्टीपल केमिकल बॉन्ड्स पर बेस कर रहा होता है। अब होता क्या है कि एंजाइम्स नॉर्मली जो है ना वो एक ऑप्टिमम रेंज में काम करते हैं। जरा समझिएगा, पूरी बात समझिएगा। एंजाइम के टेम्परेचर की जो इफेक्ट है ना, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं तीन रेंजेस में। एक है ऑप्टिमम रेंज, एक है बिलो ऑप्टिमम, और एक है बियॉन्ड ऑप्टिमम। आपको बहुत ध्यान से इसमें एक्सप्लेनेशन करनी है। ऑप्टिमम रेंज क्या होती है? फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम, नॉट ऑल, फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम द ऑप्टिमम रेंज इज इन बिटवीन 10 टू 37 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री टू 37 डिग्री सेल्सियस। बट अब इसके अंदर क्या इफेक्ट है, अगर इस रेंज में रहते हुए हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो मान लो ये एंजाइम था और ये इसका सबस्ट्रेट था, ठीक है? अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को 10 डिग्री पे था, 12 किया, 20 किया, 25 किया, 30 किया। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो उससे क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसकी भी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसकी भी। यस और नो? केमिस्ट्री पढ़ता है ना हमें इतनी, कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जीज बढ़ेंगी, इनकी इंटरनल एनर्जीज बढ़ेंगी, जिसकी वजह से इनके दरमियान जो कोलिजन है, नंबर ऑफ कोलिजन वो बढ़ जाएंगे। यस और नो? यस सर। तो पहले सबस्ट्रेट आराम आराम से जाके कोलाइड कर रहे थे, आराम आराम से सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे थे, लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे विद इन दिस रेंज, अब क्या होगा कि बिकॉज नंबर ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ जो कोलिजन्स हैं वो बढ़ जाएंगे सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान, जिसकी वजह से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो जल्दी फॉर्म होगा, और जब वो जल्दी फॉर्म होगा तो जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो दैट इज व्हाई व्हाट वी से इज दैट विद इन द ऑप्टिमम रेंज, अगर हम एंजाइम की का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 टू 37, इसीलिए मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो हैं वो अपना मैक्सिमम एक्टिविटी टेम्परेचर पर 37 पे शो करते हैं।
तो जब हम इन ऑप्टिमम रेंज में रहते हुए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो ज्यादा इफेक्टिवली कोलाइड कर पाते हैं। और केमिस्ट्री में हम पढ़ के आए हैं कि जब ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं तो उससे इंक्रीज जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्टिमम रेंज के अंदर यानी 10 to 37 डिग्री सेल्सियस के अंदर जब हम एंजाइम्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, उनके दरमियान ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा बनते हैं और उसकी वजह से प्रोडक्ट जल्दी बन जाता है। इज दैट क्लियर? यस। लेकिन अगर इसी रेंज को हम बिलो ऑप्टिमम ले जाएं यानी कि 10 से नीचे, तो 10 से नीचे अगर ले जाते हैं तो क्या मतलब हो रहा है कि हम काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहे हैं, इतनी कम करते जा रहे हैं कि एंजाइम और उसके जो सबस्ट्रेट में एनर्जी जब नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो कोलाइड ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बिलो 10 जाना शुरू करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन है वो कम होता जाएगा, यहां तक कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम 0 डिग्री तक आते आते तो बिल्कुल ही उनका कोलिजन 0 हो जाता है, बिकॉज एनर्जी उनमें मूव करने की रहती नहीं है, कोलाइड करने की एनर्जी रहती नहीं है। तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि बिलो 10 में काइनेटिक एनर्जी कम हुई, इफेक्टिव कोलिजन हो गए, यहां तक कि एंजाइम एक्टिविटी ड्रॉप्स टू 0। रीजन समझ में आ रहा है कि भाई जब 10 से नीचे जाएंगे एनर्जी कम होती चली जाएगी एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट की, तो दे विल बी नो मोर एबल टू कोलाइड इफेक्टिवली। जो इनके दरमियान कोलिजन होने हैं, हाई एनर्जी कोलिजन्स, वो नहीं हो पाएंगे और इसकी वजह से एंजाइम के जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे इफेक्टिवली। यस और नो? बात समझ में आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? जी आ रही है। तो यहां पर रीजन समझना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा एनर्जी ना होने की वजह से। तो इसको हम कहते हैं कि एंजाइम क्या हो जाएंगे, ओ लेवल में आपने पढ़ा है, फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फ्रीज कर देंगे एंजाइम, एंजाइम काम ही नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। एंजाइम चूंकि एनर्जी ना होने की वजह से जो है वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा, कोलाइड नहीं कर पा रहा, तो जब आप दोबारा से टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, दोबारा से 10 से ऊपर लेके जाएंगे, एंजाइम को दोबारा से एनर्जी मिलेगी, तो वो दोबारा इफेक्टिवली कोलाइड कर पाएगा और दोबारा से जो है ना वो एक्टिविटी हमें नजर आएगी। तो मालूम हुआ कि जब आप टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो इससे एंजाइम की एक्टिविटी 0 हो जाती है, एंजाइम फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक रिवर्सिबल इफेक्ट है। जबकि अगर हम बियॉन्ड ऑप्टिमम की बात करें, बियॉन्ड ऑप्टिमम का मतलब ये हो गया कि हम अबव 37 जा रहे हैं। अब क्या है कि यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जा रहे थे, अब ये काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ती जाएगी कि उससे क्या होगा, डिसरप्शन इन केमिकल बॉन्ड्स। आप जानते हैं एंजाइम प्रोटीन है, और प्रोटीन है इसका मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कंपाउंड जो होता है वो केमिकल बॉन्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। तो डिसरप्शन, जब आप बहुत ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो उससे क्या होगा कि जो केमिकल बॉन्ड्स एंजाइम के स्ट्रक्चर में बने हुए हैं वो केमिकल बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे, और जब केमिकल बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाएंगे तो हम कहते हैं कि एंजाइम की जो शेप है, शेप ऑफ एंजाइम will be destroyed। डिस्ट्रॉय का मतलब जिसको हम डी नेचर कहते हैं, एंजाइम क्या हो जाएगा, डी नेचर का मतलब ये नहीं होता कि एंजाइम टूट जाएगा, ये अक्सर बच्चों को ओ लेवल में गलती लगती है। देखो डी नेचर का मतलब सिर्फ ये है कि ये एंजाइम था, इस पर यूं सबस्ट्रेट आकर लगता था, जब आपने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया तो एंजाइम का सारा शेप बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब सारा का सारा इसका शेप बेड़ा गर्क हो गया तो अब सबस्ट्रेट आकर जब लगना चाह रहा है तो लगने के लिए कोई जगह समझ में ही नहीं आ रही उसे, क्योंकि सारा शेप क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, सारा का बॉन्ड्स टूटने की वजह से शेप पूरा चेंज हो गया है। तो इस फॉर्म ऑफ एंजाइम को हम कहते हैं डी नेचर हो जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि एंजाइम टुकड़े टुकड़े हो गया, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एंजाइम का शेप इतना ज्यादा चेंज हो चुका है कि अब सबस्ट्रेट इसके ऊपर अटैच नहीं हो पाएगा, एंड दिस विल आल्सो लीड्स टू 0 एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंड दिस इज इरिवर्सिबल। क्या मतलब, जब आपने एंजाइम के बॉन्ड तोड़ दिए तो अब ये खुद ब खुद नहीं बन जाएंगे। तो मालूम हुआ कि बिलो ऑप्टिमम पे जाने पर भी एक्टिविटी 0 हो जाती है, अबव ऑप्टिमम पे जाने पे भी एक्टिविटी 0 हो जाती है, लेकिन ये रिवर्सिबल है,
क्योंकि इसमें एंजाइम की शेप खराब नहीं हुई थी, बल्कि एंजाइम की एनर्जी कम होने की वजह से वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, कोलाइड नहीं कर पा रहा था। जबकि बियॉन्ड ऑप्टिमम जब गए हैं तो केमिकल बॉन्ड्स ही टूट गए। जब केमिकल बॉन्ड्स टूट गए तो एंजाइम का शेप चेंज हो गया। तो अब ये इफेक्ट इरिवर्सिबल है, यानी ऐसा नहीं है कि आप टेम्परेचर जो है दोबारा नॉर्मल करेंगे तो खुद ब खुद बॉन्ड बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो विद इन Yes, sir. ऑप्टिमम रेंज जब हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ती है। बिलो ऑप्टिमम चले जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो इफेक्टिवली कोलाइड ही नहीं कर पाते, और लेकिन ये इफेक्ट रिवर्सिबल है। और बियॉन्ड ऑप्टिमम जब जाते हैं तो फिर उसमें क्या है कि एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बॉन्ड डिसरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जब बॉन्ड डिसरप्ट होते हैं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है और सबस्ट्रेट उस पर अटैच नहीं हो पाता, एक्टिविटी जीरो हो जाती है, और ये इफेक्ट भी इरिवर्सिबल है। एम आई क्लियर? Yes, sir. अब इसका भी ग्राफ देख लें जरा जल्दी से। तो इसका ग्राफ हमें कुछ यूं करके नजर आता है। अगर मान लो ये 0 डिग्री है, ये टेम्परेचर का स्केल है, ठीक है ना, यहाँ 10 डिग्री लेट कर लेते हैं, यहां पर 37 डिग्री लेट कर लेते हैं, ठीक है, और ये लेट से कि हम 45 डिग्री लेट कर लेते हैं, तो हमें क्या नजर आएगा कि एक्टिविटी 10 to 37 में, आप देखें 10 to 37 में आपको नजर आएगा कि एक्टिविटी बढ़ रही है एंड 37 डिग्री पर जाकर मैक्सिमम हो गई है। यस और नो? Yes. ठीक है, उससे पहले भी 0 है, उसके बाद भी तेजी के साथ नीचे आकर 0 हो गई है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो जिनकी हीट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो एग्जाम में कई दफा ये ग्राफ आ चुका है कि वो ग्राफ एक यूं बनाया हुआ होता है और उसके बाद फिर एक ग्राफ यूं करके बनाया हुआ होता है। वो कहता है बताओ ये ग्राफ बी क्या शो कर रहा है? तो ग्राफ बी शो कर रहा है कि जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी आगे जाकर मैक्सिमम हो रही है, और वो 45 डिग्री, जैसे जो पहला वाला ग्राफ है ये बता रहा है कि 45 डिग्री तक आते आते एंजाइम क्या हो चुका है? डीनेचर हो चुका है। यस और नो? भाई पहला वाला ग्राफ ये बता रहा है कि 45 डिग्री तक आते आते एंजाइम डीनेचर हो गया है, जब भी एक्टिविटी नीचे आ गई है। लेकिन अगर दूसरे वाले ग्राफ के लिए बात करें, एंजाइम जो दूसरा वाला एंजाइम बी ग्राफ बी बना है, इसमें तो हमें नजर आ रहा है कि 45 पे वो एक्टिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्पेशल वैरायटी ऑफ एंजाइम है जो उसको हम हीट रेजिस्टेंट एंजाइम कहते हैं, और ये वाला एंजाइम 45 डिग्री पे डीनेचर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yeah. Yes, sir. शिफा नहीं आ रही ना समझ में बात? आ रही है। तो शिफा झूठ नहीं बोलो। नहीं आ रही है। अच्छा जी, चलो ये हो गया बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आपको तीनों रेंजेस में एक्सप्लेन करना आना चाहिए, बिलो ऑप्टिमम, विद इन ऑप्टिमम रेंज और बियॉन्ड ऑप्टिमम। विद इन ऑप्टिमम इट्स बेनिफिशियल टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ एंजाइम, below optimum it get freeze, zero activity, but it is a reversible process. Beyond optimum, because it leads to disruption of chemical bonds, therefore it is irreversible and it causes denaturation of the enzyme. ठीक हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट फैक्टर की तरफ चलते हैं, which is the last factor and that is pH. अच्छा, अब pH का जो वर्ड है ना, ये आपने सुना बहुत दफा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पीएच का जो असल कॉन्सेप्ट है ये अभी तक आपने कभी पढ़ा नहीं है। ये A2 केमिस्ट्री में आता है पीएच क्या होती है, लेकिन आपको इतना अंदाजा सबको है कि पीएच इज समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या जिससे आप एसिडिटी और बेसिसिटी का आइडिया लगाते हैं। ऐसा ही है ना? यही कॉन्सेप्ट है आपके ध्यान में पीएच का। अब मेरे बच्चे जरा समझना, अभी आपने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा हुआ तो इसलिए ये बात मुझे अलग से बतानी पड़ेगी आपको कि एंजाइम सारे प्रोटीनियस हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। और प्रोटीन जब हम पढ़ेंगे ना तो हम वहां पढ़ेंगे कि तमाम प्रोटीन जो होते हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो एक बॉन्ड पर बेस करता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। प्रोटीन की जो बैकबोन है ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को खड़ा करने में जो बहुत अहम रोल होता है वो उसके अंदर एक खास तरह के बॉन्ड का होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अभी आपको ये रिक्वायर्ड नहीं कि क्या आपको मालूम है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या, हालांकि एएस केमिस्ट्री में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वो जब आएगा तब पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी आपको इतना तो मालूम है ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड में कुछ तो हाइड्रोजन का रोल है। यस और नो? हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन का रोल होगा ना, ये नहीं होगा? होगा। होगा। तो अब होता क्या है मेरे बच्चे, होता यह है कि मान लो ये एक एंजाइम था,
और असल में ये क्या है, एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो पूरी की पूरी फाउंडेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे कर रही है ना। पूरी की पूरी फाउंडेशन किस पे डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड पे। अच्छा, अब पीएच क्या गेम क्या है, अगर आप हर एंजाइम की ना एक ऑप्टिमम पीएच होती है, और मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, उनकी ऑप्टिमम पीएच होती है 7 to 8। ठीक है, तो 7 to 8 अगर पीएच है तो उस पर ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज होते हैं। लेकिन अगर आप पीएच को इससे नीचे लेके जा रहे हैं या पीएच को इससे ऊपर लेके जा रहे हैं, दोनों सूरतों में वो हाइड्रोजन आयन जो ये पीएच का चेंज डायरेक्टली अफेक्ट करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स को। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इफेक्ट करेगा, भाई एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपने बना दी बिल्डिंग, अब मैं क्या करूं कि उस बिल्डिंग में मजीद पिलर ऐड करूं या उस बिल्डिंग के पिलर्स को तोड़ना शुरू कर दूं, तो दोनों सूरतों में बिल्डिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हम पीएच को इस ऑप्टिमम रेंज के बाहर, ऊपर या नीचे लेके जाते हैं, दोनों सूरतों में हाइड्रोजन बॉन्ड्स इफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से एंजाइम का शेप क्या होना शुरू हो जाता है, चेंज। और एंजाइम का शेप जब चेंज होता है तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा, डीनेचुरेशन। तो अक्सर बच्चों को लगता है कि शायद टेम्परेचर बढ़ाने से सिर्फ डीनेचुरेशन होती है, नहीं, पीएच को भी अगर हम ऑप्टिमम रेंज से बाहर निकाल दें तो बेटा एंजाइम क्या कर जाता है, ड्यू टू, दोनों में रीजन अलग है। वहां पर हमने क्या कहा था, टेम्परेचर बढ़ाने से ओवरऑल सारे टाइप के बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन पीएच चेंज करने से हाइड्रोजन बॉन्ड इफेक्ट होता है। और बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिक एक फाउंडेशन बनाता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, इसलिए जब हाइड्रोजन बॉन्ड नए बन जाएं या पुराने वाले टूट जाएं, दोनों सूरतों में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और प्रोटीन एंजाइम जो होता है वो डीनेचर हो जाता है, यानी उसका नया शेप आ जाता है और उस शेप पर सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाता। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, Any sir. questions? No. No, sir. ज्यादातर एंजाइम इसी पीएच रेंज में काम करते हैं, लेकिन एक जब भी आप एंजाइम पढ़ते हैं इसमें तो आपको एक और याद आता है, जो स्टमक के एंजाइम होते हैं। याद है स्टमक में जो एंजाइम आपने पढ़ा था खासतौर पे पेप्सिन, Pepsin. वो स्पेशलिटी में होता है और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि वो एसिडिक 2 to 3 की पीएच में काम करता है। तो अगर आप इस एंजाइम को 2 to 3 में ले जाएंगे डीनेचर हो जाएगा, लेकिन इसको अगर आप 2 to 3 में ले जाएंगे तो ये बेहतरीन काम करेगा। यस और नो? Yes. तो इसका ग्राफ भी देख लें, इसका ग्राफ कैसा बनता है भाई, समझ में आ रहा है? बाउंसर तो नहीं चला गया? और समझ आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि ये पीएच रेंजेस हैं 2, 3, 4, 5, 7, 9, तो ज्यादातर एंजाइम्स के लिए जो ग्राफ होगा बेटा वो कैसा होगा, जरा समझिएगा। ठीक है, ज्यादातर एंजाइम्स के लिए 7 to 9 या 7 to 8 में एक्टिविटी रेंज करेगी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं स्टमक एंजाइम्स के लिए बनाऊंगा तो ये ग्राफ फिर कुछ यूं करके बनेगा। यस और नो? क्योंकि स्टमक एंजाइम जो है वो 2 to 3 की पीएच में बेहतरीन काम करता है और उससे ऊपर या नीचे जाते हैं तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जबकि अदर मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो हैं वो 7 to 8 में काम करते हैं मैक्सिमम। उससे पहले भी इनके अगर पीएच लो कर देंगे तो बॉन्ड्स में चेंज आ जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, और उसके आगे भी जाएंगे तब भी एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। एम आई क्लियर? Yes, sir. नहीं आई बात समझ में? आ गई। लग रहा है आ नहीं रही, बस पेल रहे हो तुम लोग। नहीं, आ गई। जी शिफा? जी। नेहा आपको नहीं आई समझ में? ऐसे समझ आ गया। चलो गुड हो गया बेटा, ये चारों फैक्टर्स यहाँ खत्म हो गए। अब इस चैप्टर में जो एक टॉपिक रह जाए वो है इनहिबिटर्स। इंशाल्लाह ताला उसे हम लोग फ्राइडे को करेंगे। इनहिबिटर्स ये पहला टॉपिक है जो आपने ओ लेवल में नहीं पढ़ा हुआ। यहाँ तक टाइम टॉपिक के जो नोट्स था यू सेड उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में, could you send it to me please? yes please do remind me। जी, एंड कल की जो आज की